हेलो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो थोड़ी इजी है क्योंकि वो पूरी जो है वो डेफिनीशन बेस्ड है। स्ट्रक्चरल के बाद आप लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को देखा, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दूसरे पार्ट को देखेंगे जो कि है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती है क्योंकि इसको थोड़ा सा अटेंटिव होकर के पढ़ना पड़ता है और थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर को विजुलाइज करना पड़ता है। तो आप लोग इसको पढ़ते समय थोड़ा सा अटेंटिव होकर के पढ़िएगा, और वैसे हमने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड्स शो करते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की। ये कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जब ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो हम इन कंपाउंड्स को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं और इसे प्लस साइन से डिनोट करते हैं। और जब ये कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तब हम इन कंपाउंड्स को लीवो रोटेटरी कहते हैं, जिसको कि नेगेटिव साइन के साथ में हम डिनोट करते हैं। डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स इनैंशियोमर्स भी कहलाते हैं। इनैंशियोमर कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज समझने के लिए यहाँ पर देखिए, हैंड का एग्जाम्पल दिया हुआ, आपकी हथेली का, पाम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आप अपने हाथ को दोनों पाम को देखिए तो जब दोनों को पास में रखेंगे तो देखेंगे कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि दोनों पाम के बीच में एक मिरर रखा हुआ है, लेकिन दोनों ही पाम एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मीन्स कि अगर आप एक हाथ को उठाकर दूसरे पर रखिए तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। वैसे ही कंपाउंड्स भी होते हैं जो इनैंशियोमर्स होते हैं, वो देखने में तो एक दूसरे के मिरर इमेज लगते हैं, लेकिन जब हम एक कंपाउंड को उठा करके दूसरे कंपाउंड पर रखते हैं तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, एक दूसरे पर इम्पोज नहीं होते हैं। मीन्स कि एक का बॉन्ड दूसरे के बॉन्ड के साथ ओवरलैप नहीं करता है। ऐसे ही कंपाउंड जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं वही कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और वही कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। जिन कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री मीन्स कि अगर आपके सामने कंपाउंड रखा हुआ है तो आप उसको ऐसे कट करिए कि वो 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, 2 उसके बराबर टुकड़े हो जाएं। जिन कंपाउंड्स के 2 बराबर टुकड़े हो जाते हैं उनमें हम कहते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जिनमें के 2 बराबर टुकड़े नहीं होते हैं उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ऐसे ही कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और इन कंपाउंड्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। कंपाउंड्स को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर भी होना चाहिए। कायरल सेंटर कैसे पता करेंगे? हम कंपाउंड में देखेंगे कि हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका जो जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स उससे अटैच होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसे कहेंगे कि इस कंपाउंड में, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में 1 या 2 जितने भी हैं उतने कायरल सेंटर इस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। तो जिसमें भी कायरलिटी पाई जाएगी या फिर कायरल सेंटर पाया जाएगा, ऐसे कंपाउंड्स भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और उनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की कैटेगरी में रखेंगे। पहला केस हम लोग लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को नहीं शो करते थे, वही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। क्यों शो करेंगे? क्योंकि नीचे वाली इमेज में देखिए, यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हमने लिया है और बीच में एक इमेजिनरी मिरर को ड्रॉ किया है, और इस इमेजिनरी मिरर के से देखिए कि जो ये कॉम्प्लेक्स है ये पूरा का पूरा 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं है। तो चूंकि ये दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं है, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं।
बहुत सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल्स नोन नहीं हैं, क्योंकि अगर सेंट्रल मेटल आयन से अलग अलग सारे लिगेंड्स अटैच होंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाता है। इसीलिए प्रैक्टिकली बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके पॉसिबल नहीं हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस पाए गए हैं, जैसे बेरिलियम के, बोरॉन के, जिंक के, प्लैटिनम के, कुछ कॉम्प्लेक्सेस को रिजॉल्व किया गया है। इसी में से एक कंपाउंड हमने लिया है, बेरिलियम का कॉम्प्लेक्स लिया है। इसके देखिए दो आइसोमर्स हैं और दोनों आइसोमर्स नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। इसीलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं और इसीलिए हम इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए इनके ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं मिलते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, जिसके कारण कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण इन कंपाउंड्स को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं, लेकिन सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं शो करते हैं, क्योंकि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पूरे 6 लिगेंड्स अगर सेम होंगे तो उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि उसमें फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। इसीलिए MA6 टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करते हैं। उसी तरह से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कम से कम कोई 2 लिगेंड्स डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पर हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे जिनमें कि बाइडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। यहाँ पर हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है MAA3 टाइप का कॉम्प्लेक्स, मतलब कि इसमें बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है और 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स लिया है जिसमें कि एथिलीन डाई अमीन 3 एथिलीन डाई अमीन्स प्रेजेंट है। तो इसके 2 आइसोमर्स हैं, दोनों ही मिरर इमेज हैं और देखिए दोनों को सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा और ये दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। उसी तरह से नीचे एग्जाम्पल देखिए, वो क्रोमियम का लिया हुआ है कॉम्प्लेक्स। तो क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स में भी 3 डाईअमीन लिगेंड्स हैं और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसके भी 2 आइसोमर्स हैं, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इसलिए ये दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स पाए जाते हैं और बाकी के 2 लिगेंड्स डिफरेंट होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स लिया है। इस रोडियम के कॉम्प्लेक्स में 2 एथिलीन डाईअमीन जो कि बाइडेंटेट लिगेंड है वो लिया है और उसके साथ में 2 क्लोराइड प्रेजेंट है। अब इस रोडियम के कॉम्प्लेक्स के 2 आइसोमर्स बनते हैं, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, एक सिस फॉर्म होता है और दूसरा ट्रांस फॉर्म होता है। जो इसका ट्रांस फॉर्म होता है इसका स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से देखिए, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसमें सिमेट्री पाई जाती है। नीचे भी ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, इसमें भी देखिए, इसमें ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि इसमें देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें सिमेट्री पाई जा रही। लेकिन वहीं पर देखिए सिस जो इसका आइसोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं पाई जा रही है। ये जो सिस आइसोमर है ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाती है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं और जो बाकी के दोनों लिगेंड्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स हमने लिया है। इसमें देखिए 2 एथिलीन डाईअमीन तो प्रेजेंट ही है, लेकिन उसके साथ में एक अमोनिया भी प्रेजेंट है और एक क्लोराइड भी प्रेजेंट है। तो इसके 2 आइसोमर्स बन रहे हैं, दोनों ही आपस में मिरर इमेजेस हैं और जब इनको ओवरलैप कराया जाता है तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं
AA B2C2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस, मींस कि इसमें एक बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होगा और बाकी के जो 4 लिगेंड्स की पोजीशन है उस पर पेयर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। जैसे एक यहाँ एग्जांपल लिया हमने, क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स लिया है जिसमें कि एक एथिलीन डाइअमीन प्रेजेंट है और 2 अमोनिया के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं और 2 क्लोराइड के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। इसके 2 आइसोमर्स नोन हैं, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के, पहली चीज़ तो मिरर इमेज हैं और दोनों ही मिरर इमेजेस एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसलिए इन दोनों को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज़ दी गई थी। उनमें से कुछ थ्योरीज़ हैं जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिगैंड फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन आपके सिलेबस में है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। लाइनस पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रोड्यूस किया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग शॉर्ट में वीबीटी भी कहते हैं। वीबीटी जो है वो पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जिसके पास की वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और दूसरा लिगेंड्स होते हैं जिनके पास की डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ये लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यही डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल आयन अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट करता है, एडजस्ट करता है। यही जो है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके ऑर्बिटल्स कैसे वैकेंट रहते हैं, कैसे लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और ये डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे एडजस्ट होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल्स में। कॉम्प्लेक्स आयन के जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं ये हाइब्रिडाइज होते हैं और हाइब्रिडाइज हो करके सेम नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन, जो ये लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आ करके एडजस्ट होते हैं, अकोमोडेट होते हैं और फिर ये जो एडजस्ट हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं यही कॉम्प्लेक्स आयन और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को शो करते हैं। यहाँ हम लोग कॉपर के कॉम्प्लेक्स को वीबीटी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। उसके बाद से फिर कॉपर का जब आयन बनता है, कॉपर का आयन बनने के बाद उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। देखिए DsP2 बन रहा है। इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो अमोनिया लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो एडजस्ट होते हैं और यही जो है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर और हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है DsP2 और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद से इसकी ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर प्लेनर। वीबीटी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल आयन जो है वो लिगेंड्स की प्रेजेंस में या तो अपने इनर डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है या फिर अपने आउटर डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन करता है उसके बाद लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैप करके बॉन्डिंग बनाते हैं और जब ये हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बाद पूरे कॉम्प्लेक्स की एक ज्योमेट्री डिफाइन हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कॉम्प्लेक्स आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वह 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, या तो sp3 शो करेगा या तो dsp2 शो करेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसके साथ में कौन सा लिगैंड अटैच होने जा रहा है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब कंपाउंड की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाती है और यदि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब कंपाउंड की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तब फिर हाइब्रिडाइजेशन sp3d टाइप का होता है और कंपाउंड की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है।
उसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो भी दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। एक है sp3d2 और दूसरा है d2sp3। अगेन यहाँ पर सेम वही केस लगेगा कि लिगैंड कौन सा यहाँ पर प्रेजेंट है। लिगैंड की प्रेजेंस डिसाइड करेगी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल्स यूज़ होंगे या फिर आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज़ होंगे, और दोनों ही केसेस में कंपाउंड की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं विथ कोऑर्डिनेशन नंबर और उनके शेप के साथ में। इन एग्जाम्पल्स को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अभी हमने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स आयन हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए कभी अपने इनर डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है और कभी अपने आउटर डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है। जब भी कॉम्प्लेक्स आयन अपने इनर डी ऑर्बिटल्स को मींस n-1 डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है, तब हम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम पाए जाते हैं। ज़्यादातर इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, इसीलिए इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। उसी तरह से अगर किसी केस में कॉम्प्लेक्स आयन अगर अपने आउटर डी ऑर्बिटल्स को यूज़ कर रहा है, यानी कि एन डी ऑर्बिटल्स को यूज़ कर रहा है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। और इनमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनमें कम पाए जाते हैं, इसीलिए इन कॉम्प्लेक्सेस को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का बनना लिगैंड्स पर डिपेंड करता है। अगर सेंट्रल मेटल आयन से वीक फील्ड लिगैंड्स अटैच होंगे तब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और इसमें सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। और यदि सेंट्रल मेटल आयन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स जुड़े होंगे तब क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी और उसके जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं वो वैकेंट हो जाएंगे लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन की फुलफिल होने के लिए और हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इसीलिए जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अटैच होता है तब हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे। इसके लिए हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है। यहाँ कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है और इससे 6 लिगैंड्स अटैच हैं। अब 6 लिगैंड्स इसमें अटैच हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो अब इस पर VBT हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि पहले हमें कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पता करना है, तो कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन लिखेंगे। कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन होगा आर्गन और 3d7,4s2। उसके बाद से हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है। यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो जब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 से निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकल गया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3d6। तो कोबाल्ट +3 का कन्फिग्रेशन क्या हो गया, आर्गन और 3d6। अब ये 3d6 का आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे डी ऑर्बिटल्स में। पहले ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और बाकी सारे ऑर्बिटल्स में सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये केस तब होगा जब कोबाल्ट सिर्फ कोबाल्ट प्लस आयन की तरह प्रेजेंट है तब। जब इस कोबाल्ट से अमोनिया लिगैंड्स अटैच होते हैं तो अमोनिया लिगैंड चूँकि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है। तो जो ये 3d6 इलेक्ट्रॉन्स थे अब ये पेयर्ड हो जाएंगे और 3d के 3 ऑर्बिटल्स में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होकर के फिल हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, 3d के जो 2 ऑर्बिटल्स है वो वैकेंट हो जाएंगे। तो ये 3d के 2 वैकेंट ऑर्बिटल, एक 4s का ऑर्बिटल और 3p के ऑर्बिटल, ये सभी ऑर्बिटल्स मिलकर के d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हीं d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ये टोटल नंबर हो गए 6।
टोटल 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी सेम रहती है। तो इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि 6 अमोनिया के लिगेंड्स हैं, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, डोनेट करता है, तो 6 लिगेंड्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो जो टोटल D2sp3 6 ऑर्बिटल्स हैं, इनमें टोटल जो 12 इलेक्ट्रॉन हैं अमोनिया के, वो आकर के अकोमोडेट हो जाते हैं और ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स का ऑर्बिटल बन जाता है। वीबीटी का एक पार्ट और है, इसमें हम कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। यदि कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, और यदि कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। अब जैसे इस केस में देखिए, ये कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि देखिए पूरे ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं वो पूरे के पूरे पेयर्ड हैं। जो रेड कलर से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन हैं, और बाकी के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। यहाँ पर एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स हमने लिया है जिसमें कि 6 लिगेंड्स अटैच हैं। इसमें देखिए क्रोमियम का जब हम कन्फिग्रेशन लिखेंगे, और पहले क्रोमियम का कन्फिग्रेशन लिखेंगे फिर क्रोमियम आयन का कन्फिग्रेशन लिखेंगे। क्रोमियम आयन का कन्फिग्रेशन लिखने पर हमें दिखता है कि इसके ऑलरेडी 2d ऑर्बिटल्स ऑलरेडी वैकेंट हैं। तो ये वैकेंट 2d ऑर्बिटल्स और 4s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के नए D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इन D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो जाते हैं, और इस पूरे कंपाउंड का जो नेचर होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि ऑलरेडी 3d में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वीक फील्ड लिगैंड वाले कॉम्प्लेक्स को। यहाँ हमने एग्जाम्पल में लिया है COF6। यहाँ देखिए सेंट्रल मेटल आयन तो कोबाल्ट है, लेकिन इसके साथ में फ्लोराइड अटैच है जो कि अगेन एक वीक फील्ड लिगैंड है। अब देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो यहाँ पर कोबाल्ट में 3d6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अभी जैसा कि आपने पीछे वाले उसमें कंपाउंड में देखा था। तो ये 3d इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो d के पांचों ऑर्बिटल्स में अरेंज्ड है। अब चूंकि फ्लोराइड एक वीक फील्ड लिगैंड है तो ये 3d इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करेगा। सो अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए आउटर 4d ऑर्बिटल्स यूज़ होंगे, जिससे कि 6 न्यू sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। इन 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो जाते हैं। अब देखिए कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है उसको देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण इस कॉम्प्लेक्स का नेचर पैरामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस को। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। एक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा। दूसरा है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हम लोग चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ लिया है निकिल का एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखिए निकिल के साथ में साइनाइड लिगैंड अटैच है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो साइनाइड है ये किस तरह का लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो चूंकि साइनाइड जो है वो वाटर के राइट साइड में प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल के, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। तो ये क्या करता है, निकिल आयन के 3d इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है, जिससे कि एक d ऑर्बिटल वैकेंट हो जाता है। तो ये एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होकर के न्यू 4dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि साइनाइड के इलेक्ट्रॉन्स जा करके अकोमोडेट हो जाते हैं। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण
इन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है और चूंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसलिए इसका मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक होगा। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को भी देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में जिंक का एक कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है जिसमें कि हाइड्रोक्साइड लिगैंड अटैच है, 4 हाइड्रोक्साइड लिगैंड्स अटैच हैं। इसमें जो जिंक का आयन है उसमें ऑलरेडी ही 3D में सभी ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हैं और सभी जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास 4s अवेलेबल है और 4p अवेलेबल है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो आफ्टर मिक्सिंग यही s और p हाइब्रिडाइज होकर के 4 न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हीं 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हाइड्रोक्साइड के इलेक्ट्रॉन्स आकर के अकोमोडेट हो जाते हैं। अब इसमें भी देखिए सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसलिए इस पूरे कंपाउंड का नेचर डायामैग्नेटिक होगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। निकिल का एक कॉम्प्लेक्स लिया है। यहाँ पर निकिल आयन के पास में 3d8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 3d8 में 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, लेकिन निकिल के साथ में क्लोराइड अटैच है और ये क्लोराइड वीक फील्ड लिगैंड होता है, इसीलिए ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी पेयरिंग नहीं करता है। इस केस में क्या होगा, जो निकिल के 4s और 4p ऑर्बिटल्स हैं यही हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि इसमें क्लोराइड के ही इलेक्ट्रॉन्स आ करके अकोमोडेट हो जाते हैं। अब चूंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो जाता है।